गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम आपको लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के ये साक्षात्कार पाठ है। तो इस पाठ का हम आपको रिवीजन करा रहे हैं और लेसन नंबर 6 जो भरत है, ये दोनों 5th और 6th का रिवीजन आज कराएंगे। तो देखिए, आपको 5th लेसन में हमें क्या बताया गया है कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेत्रों में निर्माण तथा प्रशिक्षण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था। तो उन्होंने, आपको ये चित्र दिख रहा है, देखिए, इस पाठ में बच्चों से विविध प्रकार के विषयों पर प्रश्न पूछे और डॉक्टर कलाम ने उनको सही उत्तर दिए। तो हमारा ये पाठ जो है प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत साक्षात्कार किया गया है। अब्दुल कलाम ने से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो इस पाठ में हमें पहला तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन की घटना बताई है। तो बचपन की घटना कौन सी थी? कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र पर ले गए। वहाँ उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। तब से इस बालक कलाम की दिमाग में एक बात छा गई कि मैं भी इस प्रकार इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ूंगा। तो उनका दृष्टिकोण क्या था? उनका दृष्टिकोण ये था कि हमारा माध्यम जो है वो मातृभाषा में ही होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरीके से प्रकट कर सकता है ना। क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो, यानी अब देखा जाए तो, हमें अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि आज के ज़माने में, क्योंकि हमारा देश अब आज़ाद हो गया है, पहले गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, पर आज अंग्रेज़ों की तरह हमें भी इन विदेशी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, ऐसा वो कहते हैं। उनका दृष्टिकोण ये था। फिर उन्होंने ये सोचा कि जीवन में सफलता कैसे पा सकती है। सफलता हमें कब मिलती है? जब हम आने वाली कठिनाइयों की बाधाओं को जीत सके, जीवन में सफलता मिले, परिश्रम करें, फिर हमारी आर्थिक स्थिति से हम जी तोड़कर परिश्रम करें और साहसपूर्ण आगे बढ़ें। साहसपूर्वक हम आगे बढ़ें, तो इस प्रकार वो आगे बढ़ने के व्यक्ति बन सकते हैं। फिर उन्होंने भारत को सबसे बड़ी चुनौती कौन सी दी थी, है ना, कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि 2020 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। हमारे देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 2020 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारे देश के पर्याप्त जो युवा व्यक्ति हैं, उन युवा शक्तियों को हमें
उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती हमें रखनी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको काबू में लेना, जिससे क्या होगा कि बेरोजगारी को हम रोक सकें। तो उन्होंने क्या कहा कि स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, कि भाई हमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना हो, जिससे वहाँ ग्रामीण लोगों को अपने जीवन को चलाने की एक अच्छी रोज़गारी मिल जाए। इसलिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों में उद्योग धंधों की स्थापना करने की सोची कि कोई भी हमारे देश में बेरोजगार न रहे। उसके बाद नेताओं की सीख से उन्होंने क्या बताया कि नेताओं का जो कठिन परिश्रम है वह पारदर्शी होना चाहिए, है ना। जो परिश्रम वो देश के लिए करते हैं नेता, वो पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि दिखना चाहिए। और उन लोगों को, उन नेताओं को लोगों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि हमारा देश गरीबी रेखा के नीचे रहते हुए उन्नति का प्रयास कर रहा है। हमारा देश गरीबी की रेखा के नीचे रहते हुए उन्नति का प्रयास कर रहा है। इसलिए उन नेताओं को ये ध्यान में रखना है कि जो भी काम करो, जो भी परिश्रम करो, वो पारदर्शी। फिर महिलाओं को पुरुषों की बराबरी से आगे बढ़ाया जाए। जैसे सेनाओं में महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी नियुक्ति होनी चाहिए, है ना। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज भी हमारे देश में सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय पर सेवा प्रदान कर रही है, ऐसा उनका इस पाठ में बच्चों को कहने का तात्पर्य था। तो हर एक बच्चों के प्रश्नों के उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिए, बराबर। उसके बाद है हमारा लेसन नंबर 6 जो है भरत। तो यह कालिदास जो कवि थे हमारे, उन कालिदास कवि से लिखित ये पाठ है कि यहाँ पर एक अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो नाटक है, उस नाटक का हिंदी में अनुवाद करके उन्होंने राम लक्ष्मण सिंह ने इस पाठ का क्या किया है, अनुवाद किया है। संस्कृत में ये अभिज्ञान शाकुंतल था, उसका उन्होंने हिंदी में क्या किया, अनुवाद किया और हमारे सामने ये पाठ एक नाटक के अंश में रखा। यहाँ पात्र है बालक जिसका नाम भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। यहाँ पर ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न करती हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इन मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हो उठते हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठा लिया और प्यार किया और फिर सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। इस प्रकार दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई और वह खुशी से झूम उठे। तो इस पाठ के लेखक थे राजा लक्ष्मण सिंह, बराबर। उन्होंने संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ जो अभिज्ञान शाकुंतल बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था, उसका हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने रखा है। ये एकांकी पाठ है। इस पाठ में हमें क्या बताया है कि आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह शावक के बच्चे के साथ खेलता है, उसके दांत गिनता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती है, प्रयत्न करती है, पर वो किसी की सुनता नहीं। पर वहाँ पर एक पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के पीछे दुष्यंत राजा, कहा जाता है कि युवावस्था में वो लोग देश की रक्षा करते हैं
और वृद्धावस्था होने पर जंगल में तप करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए ये दुष्यंत राजा भी इसी प्रकार जंगल की ओर आए थे। वहाँ उन्होंने ये आश्रम देखा और आश्रम के पास एक पेड़ था। पेड़ के पीछे छिपकर वह ये सारा दृश्य देख रहे थे। फिर तपस्विनियाँ उसे खिलौना देकर लालच देती है कि हम तुम्हें खिलौने देंगे, तुम इस सिंह शावक को छोड़ दो। पर बालक खिलौने के बिना सिंह शावक के बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए उसे भेजती है। तो ये छोटा सा बालक जो सिंह के बच्चे को छोड़ता नहीं है और दुष्यंत को देखकर कहती है कि शायद आप ही इसे समझा सकते हो, क्योंकि आपका चेहरा और इस बालक का चेहरा ऐसा लग रहा है कि दोनों मानो ये भी कोई ऋषि कुमार है। तो दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है और तपस्विनियाँ बताती है कि ये बालक शायद ऋषि पुत्र नहीं है पर पुरुवंशी है। तपस्विनियों की ये बात से राजा को आश्चर्य होता है और फिर वो सोचते हैं कि तुम दोनों की सूरत भी एक जैसी है, एक दूसरे से मिलती है और ये तो किसी की सुनने वाला है नहीं, पर तुम्हारे कहने पर इसने सिंह शावक के बच्चे को छोड़ दिया। और जब एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है और उसे शकुंतल लावण्य यानी पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है, तो उसे ऐसा लगता है शकुंत फिर डैश फिर लावण्य, तो शकुंतला उसने पूरा शब्द सुन लिया कि शकुंतला यानी कि मेरी माँ है ना। उसने क्या समझा, शकुंत लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य देख, ये कहती है तपस्विनी उस बालक को। पर वो क्या समझता है कि अपनी माँ यानी कि माँ मुझे देखने के लिए आई, उसे अपनी माँ याद आ जाती है और फिर वो क्या करता है, उस प्रकार अपनी माँ को याद करता है। और फिर अचानक उन दोनों तपस्विनियों की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है, तो उसको रक्षा बांधी जाती है ना। रक्षा यानी धागा। अब इसका महत्व ये था कि ये यदि इसके हाथ से गिर जाए और कोई दूसरा उठाए तो वो सांप बन जाता है। तो ये बात सुनकर दोनों तपस्विनियों को आश्चर्य होता है कि इसकी रक्षा गई कहाँ। शायद वो सिंह शावक के साथ खेल रहा था और वहीं पर उसकी ये रक्षा गिर गई। दोनों को बहुत ही अचरज होता है और फिर जैसे ही दुष्यंत राजा वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इसके हाथ की रक्षा जो थी वो कहीं पर गिर गई और इस रक्षा को उसके माता पिता को छोड़कर और कोई उठा सकता नहीं है। यदि जो भी उठा ले तो वो सांप बनकर उसे डस लेता है, मतलब वो सांप बनकर उसे डस लेता है, यानी वो धागा। तो दुष्यंत को तो इस बात का तब पता चलता है जिससे पहले उन्होंने वो धागा उठा लिया था, पर उन्हें तो ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं होता है और ऐसा कोई सांप, वो धागा सांप भी नहीं बन जाता है। यानी तब से वो निश्चय कर लेते हैं कि हो ना हो ये मेरा ही बालक है और ये दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र। तो इस प्रकार ये